मांगीलाल बागड़ी, राजकीय महाविद्यालय नोखा, डॉक्टर प्रेम प्रकाश मनचंदा, सह आचार्य, व्यवसाय प्रबंध, बीकॉम पार्ट फर्स्ट, बिजनेस मैनेजमेंट, फर्स्ट पेपर, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम अध्ययन करेंगे प्रबंध के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। जीवन के किसी भी क्षेत्र में ज्ञान का व्यवस्थित अध्ययन करने एवं उस ज्ञान को व्यवहार में अपनाने में कुछ नियमों, कुछ मार्गदर्शक बातों को ध्यान में रखा जाता है। ये मार्गदर्शक बातें अनुभवों एवं शोध के आधार पर निर्धारित की जाती हैं। जब ये बातें समय, अनुभव एवं निरीक्षण की कटौती पर खरी उतरती हैं तो वे सिद्धांत के रूप में स्वीकार कर ली जाती हैं। तो सबसे पहले है सिद्धांत से आशय, मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल्स। सामान्य शब्दों में सिद्धांत वे नियम होते हैं, सिद्धांत वे मार्गदर्शक बातें होती हैं जो कि किसी कार्य को प्राप्त करने में सहायता करती हैं। ये मार्गदर्शक बातें जो कि प्रबंधकों के पिछले अनुभवों, उनके शोध, विश्लेषण एवं परीक्षण के आधार पर निर्धारित की जाती हैं। एक विद्वान टेरी ने लिखा है कि सिद्धांत को उन्होंने क्या है, सिद्धांत को एक आधारभूत कथन या सत्य के रूप में परिभाषित किया है जो किसी कार्य या विचार का मार्गदर्शन करता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सिद्धांत एक आधारभूत कथन या सर्वमान्य सत्य है जो किसी कार्य या विचार का आधार होता है। सिद्धांत ऐसी मार्गदर्शक बातें होती हैं जिन्हें कई बार सामान्य नियम या कानून के रूप में स्वीकार कर लिया जाता है। अब है प्रबंध के सिद्धांतों का महत्व। प्रबंध के सिद्धांत प्रबंधकों के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। उनके लिए ये सिद्धांत पथ प्रदर्शक या लैंप पोस्ट का कार्य करते हैं। इन्हीं के आधार पर वे अपने प्रबंधकीय कार्यों को करने की कोशिश करते हैं। प्रबंधकों के जीवन में इसका अत्यधिक महत्व होता है। इसलिए एक विद्वान टेरी ने यहाँ तक लिखा है कि सिविल इंजीनियर के लिए जो महत्व सामग्री शक्ति सारणी, टेबल ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का है, वही महत्व प्रबंध के सिद्धांतों का एक प्रबंधक के लिए होता है। वास्तव में प्रबंधक के लिए प्रबंध के सिद्धांत अपरिहार्य साधन हैं, क्योंकि प्रबंध के सिद्धांतों से एक प्रबंधक की कार्यकुशलता में वृद्धि होती है। वास्तव में जब प्रबंधक को प्रबंध के सिद्धांतों की जानकारी होती है तो वह अधिक अच्छी तरह से संस्था की समस्याओं का समाधान ढूंढ सकता है। वह अनुभवों तथा अंतर्ज्ञान के आधार पर निर्णय लेने के स्थान पर सिद्धांतों के आधार पर निर्णय ले सकता है। इसके परिणाम स्वरूप संपूर्ण संस्था की कार्यकुशलता में वृद्धि होती है। तो पहला महत्व ये हो गया
प्रबंधकों की एवं संस्था की कार्यकुशलता में वृद्धि। दूसरा महत्व है सही दृष्टिकोण एवं कार्यप्रणाली के विकास में योगदान, हेल्प्स डेवलप प्रॉपर अप्रोच एंड वर्किंग। प्रबंधन के सिद्धांत कार्यों एवं विचारों के लिए मार्गदर्शक तत्वों का कार्य करते हैं। अतः सिद्धांतों की जानकारी से प्रबंधक अपनी समस्याओं तथा कार्यों के संबंध में सही दिशा एवं दृष्टिकोण से विचार कर सकते हैं। तीसरी बात है प्रबंध पेशे का विकास। प्रत्येक पेशा निश्चित सिद्धांतों पर टिका होता है। प्रबंधन के सिद्धांतों के विकास से प्रबंधक को पेशे के रूप में विकसित करने में सहयोग प्राप्त होता है। प्रबंधकीय शोध में रुचि, इंटरेस्ट इन मैनेजरियल रिसर्च। प्रबंधकीय शोध प्रबंध के सिद्धांतों के विकास का कारण एवं परिणाम है। ज्यों-ज्यों शोध होगी त्यों-त्यों नए सिद्धांतों का विकास एवं परिमार्जन होगा। ज्यों-ज्यों नए सिद्धांत विकसित होंगे त्यों-त्यों प्रबंध में शोध के लिए आयाम विकसित होंगे। प्रशिक्षण में सुविधा, फैसिलिटीज इन ट्रेनिंग। प्रबंध के सिद्धांतों का विकास होने पर प्रबंध का व्यवस्थित प्रशिक्षण दिया जा सकता है। वर्तमान शताब्दी के उत्तरार्ध में प्रबंध के शिक्षण या प्रशिक्षण का विकास हुआ है वह प्रबंध के सिद्धांतों के विकास का ही परिणाम है। सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति, फुलफिल सोशल ऑब्जेक्टिव। प्रबंध के सिद्धांतों के विकास एवं उपयोग से सभी संस्थाओं का कुशलतापूर्वक उपयोग किया जा सकता है। इससे समाज के लोगों को अधिक संतुष्टि एवं अच्छा जीवन स्तर उपलब्ध होता है। परिणाम स्वरूप सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति होती है। नेक्स्ट पॉइंट है जटिल समस्याओं के समाधान में योगदान, हेल्प्स इन सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। अनुभव, शोध, विश्लेषण तथा परीक्षण के आधार पर विकसित सिद्धांत व्यावसायिक जगत की जटिल से जटिल समस्याओं के समाधान में योगदान दे सकते हैं। फलतः व्यावसायिक जटिलताओं से भी सफलता प्राप्त की जा सकती है। तो ये थे प्रबंध के सिद्धांतों का महत्व। अब करेंगे अपने प्रबंध के कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत। सम इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। सामान्यतः आधुनिक प्रबंध के जन्मदाता हेनरी फेयोल पहले व्यक्ति थे जिन्होंने प्रबंध के सिद्धांतों को व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत किया था। उन्होंने प्रबंध के 14 सिद्धांत बताए जो उन्होंने अपने व्यक्तिगत अध्ययन के आधार पर निर्धारित किए थे। स्वयं वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता F.W. टेलर ने भी कुछ एक सिद्धांतों की व्याख्या की है। उनमें से कुछ तो फेयोल के सिद्धांतों से मेल खाते हैं। इन दोनों प्रारंभिक विद्वानों के बाद अनेक विद्वानों ने प्रबंध के सिद्धांतों का वर्णन किया है। तो सबसे पहले करेंगे अपने हेनरी फेयोल द्वारा प्रतिपादित प्रबंध के 14 सिद्धांत। पहला सिद्धांत है कार्य का विभाजन या विशिष्टीकरण का सिद्धांत। फेयोल ने कहा कि संपूर्ण कार्य को अनेक लोगों में विभाजित करना चाहिए तथा कार्य के प्रत्येक भाग को एक विशिष्ट ज्ञान या योग्यता वाले व्यक्ति को सौंपना चाहिए। इससे क्या होगा, कार्य जल्दी होगा और उस कार्य की जो
क्वालिटी है वो भी अच्छी होगी। तो पहला पॉइंट हुआ कार्य के विभाजन का या विशिष्टीकरण का सिद्धांत। दूसरा पॉइंट है अधिकार एवं दायित्वों का सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। हेनरी फ्यूल के अनुसार अधिकार एवं दायित्व साथ साथ चलने चाहिए। वास्तव में ये एक दूसरे में समाये हुए हैं। यह शाश्वत सत्य भी है कि अधिकार दायित्वों को जन्म देते हैं तथा दायित्व स्वीकार करने वाले को ही अधिकार मिलते हैं। तीसरा सिद्धांत है अनुशासन का सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ डिसिप्लिन। यह सिद्धांत कहता है कि संस्था की सफलता के लिए अनुशासन परम आवश्यक है। अतः सभी कर्मचारियों को अपनी स्वेच्छा से संस्था के नियमों तथा अधिकारियों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। इसके लिए हेनरी फ्यूल ने कहा कि संस्था में अनुशासन स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए। चौथा पॉइंट है आदेशों की एकता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। हेनरी फ्यूल के अनुसार एक कर्मचारी को केवल एक ही अधिकारी से आदेश प्राप्त होने चाहिए। जब एक कर्मचारी को एक ही अधिकारी से आदेश प्राप्त होंगे तो वह भ्रमित नहीं होगा, वह अपना कार्य आसानी से कर सकेगा। लेकिन यदि उसे एक से अधिक अधिकारियों से एक ही समय में आदेश व निर्देश प्राप्त होंगे तो वह भ्रमित हो जाएगा कि किसके आदेश की पालना की जाए और किसके आदेश की पालना न की जाए। तो आदेशों की एकता का सिद्धांत कहता है कि कर्मचारी को एक समय में एक ही पर्यवेक्षक या अधिकारी से आदेश व निर्देश मिलने चाहिए। इसके बाद है निर्देशों की एकता का सिद्धांत। हेनरी फ्यूल ने कहा कि समान प्रकार का कार्य करने वाले कर्मचारियों का नेतृत्व एक ही व्यक्ति द्वारा किया जाना चाहिए। मतलब एक अधिकारी एवं एक ही योजना, वन हेड वन प्लान होना चाहिए। छठा सिद्धांत है व्यक्तिगत हित के स्थान पर सामान्य हित को वरीयता का सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू द जनरल इंटरेस्ट। हेनरी फ्यूल का सिद्धांत कहता है कि प्रत्येक कर्मचारी को अपने व्यक्तिगत हितों की तुलना में सामान्य हितों को वरीयता देनी चाहिए। सातवां सिद्धांत है उचित पारिश्रमिक का सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ रेम्युनरेशन ऑफ पर्सोनेल। हेनरी फ्यूल का सिद्धांत कहता है कि कर्मचारी को उचित पारिश्रमिक दिया जाना चाहिए। यह पारिश्रमिक केवल कर्मचारियों की दृष्टि से ही नहीं बल्कि संस्था की दृष्टि से भी उचित होना चाहिए। हेनरी फ्यूल ने कहा कि पारिश्रमिक भुगतान की कोई निश्चित विधि उन्होंने नहीं बताई है। अतः परिस्थितियों के अनुसार ही समय अनुसार या प्रति इकाई आधार पर अथवा किसी अन्य विधि के आधार पर पारिश्रमिक का भुगतान किया जाना चाहिए। आठवां सिद्धांत है केंद्रीयकरण का सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ सेंट्रलाइजेशन। जब संस्था में निर्णय लेने के सभी अधिकार उच्च प्रबंधकों के हाथों में केंद्रित होते रहते हैं तब संस्था में केंद्रीयकरण की स्थिति होती है। इसके विपरीत जब निर्णय लेने के अधिकार अधीनस्थों को सौंप दिए जाते हैं तो वह विकेंद्रीकरण डिसेंट्रलाइजेशन की स्थिति कहलाती है। फ्यूल ने इस सिद्धांत के अंतर्गत कहा है कि संस्था में न तो अधिकारों का अधिक केंद्रीकरण होना चाहिए और न ही अधिक विकेंद्रीकरण। इसके बाद 9वां पॉइंट है, 9वां सिद्धांत है सोपान श्रृंखला का सिद्धांत, स्केलर चेन प्रिंसिपल या प्रिंसिपल्स ऑफ हायरार्की।
फेयोल के अनुसार प्रत्येक संगठन में उच्च प्रबंधक से लेकर निम्न स्तर के प्रबंधक के बीच अधिकारों की अखंड धारा बहती रहती है। अतः आदेशों के देने तथा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए सामान्यतः इसी धारा या मार्ग का अनुसरण करना चाहिए, लेकिन असामान्य परिस्थितियों में ही असंबंधित अधिकारियों एवं अधीनस्थों या समान स्तर के अधिकारियों के बीच प्रत्यक्ष रूप से संदेशों का आदान प्रदान होना चाहिए, किंतु उच्च अधिकारियों को इस संबंध में आवश्यक जानकारी अवश्य दी जानी चाहिए। 10वां सिद्धांत है व्यवस्था का सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्डर। हेनरी फेयोल का सिद्धांत कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति तथा वस्तु की उपयुक्त व्यवस्था होनी चाहिए। कौन सी वस्तु कहाँ मिलेगी, सामग्री कहाँ मिलेगी, इसका स्थान क्या है, निर्धारित होना चाहिए। 11वां सिद्धांत है न्याय का सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ इक्विटी। प्रबंधन का सिद्धांत यह कहता है कि प्रबंधकों को अपने कर्मचारियों के साथ उचित, निष्पक्ष, समता एवं दयालुता का व्यवहार करना चाहिए। फेयोल का विश्वास था कि इससे नियोक्ता और कर्मचारियों के बीच मधुर संबंधों का सूत्रपात होगा। 12वां सिद्धांत है कार्यकाल में स्थायित्व का सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। यह सिद्धांत कहता है कि कर्मचारियों का कार्यकाल स्थायी होना चाहिए, परमानेंट होना चाहिए, टेम्परेरी नहीं होना चाहिए। 13वां सिद्धांत है पहलपन का सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ इनिशिएटिव। पहलपन का सिद्धांत कहता है कि प्रत्येक प्रबंधक को अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को उनके कार्यों की योजनाएं बनाने तथा उन्हें क्रियान्वित करने की कुछ स्वतंत्रता देनी चाहिए। 14वां सिद्धांत है समूह भावना का सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ टीम स्पिरिट। यह सिद्धांत कहता है कि प्रबंधन की सफलता के लिए प्रबंधकों को अपने कर्मचारियों में समूह भावना तथा एकता की भावना विकसित करनी चाहिए। इसके लिए फेयोल ने कहा कि प्रबंधकों को कर्मचारियों से प्रत्यक्ष संपर्क बनाए रखना चाहिए। प्रबंधकों को जब भी समय मिले कर्मचारियों के साथ संदेशों का आदान प्रदान मुख्य रूप से ही करना चाहिए। ये थे हेनरी फेयोल के 14 सिद्धांत। अब है कुछ अन्य सिद्धांत इसके अलावा, जैसे ये भी क्या होते हैं, अन्य सिद्धांत भी एक प्रबंधक को अपने व्यवसाय के उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायता करते हैं, जैसे उद्देश्य का सिद्धांत, नियोजन का सिद्धांत, अपवाद का सिद्धांत, नियंत्रण का सिद्धांत, नियंत्रण के विस्तार का सिद्धांत, समापीकरण का सिद्धांत, समन्वय का सिद्धांत, अभिप्रेरणा का सिद्धांत, सहभागिता का सिद्धांत, सामाजिक दायित्व का सिद्धांत, सरलता का सिद्धांत। ये सब सिद्धांत ऐसे हैं जो कि एक प्रबंधक को उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायता करते हैं। ये सभी सिद्धांत क्या होते हैं, सार्वभौमिक होते हैं। इनका किसी भी संगठन तथा संस्था के प्रबंध में उपयोग किया जा सकता है और उद्देश्यों की प्राप्ति